नेक्स्ट पॉइंट से। अ, देखो, राज्य की आय का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत था वो भूमि कर ही था, लैंड रेवेन्यू ही था। और रीजन उसका ये था क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइम रिसोर्स था उस समय। जो भूमि कर था वो 1/6 होता था, है ना। अपनी उपज का 1/6 होता था, 1/6 में से भूमि कर लिया जाता था। इसके अलावा जो भूमि कर था, लैंड टैक्स था, उससे 2 कर और जुड़े हुए थे, 2 टैक्सेस उससे और जुड़े हुए थे। एक था वन कर, फॉरेस्ट टैक्स कहते थे उसे। ये वन उपज पर लगता था, जैसे लोग जो जंगल होते थे उनसे जो चीजें फल और सब्जियां या कुछ जो भी लेके आते होंगे, लकड़ियां वगैरह, तो ये उसके ऊपर लगने वाला एक टैक्स था। और दूसरा एक टैक्स था इसी में ही, सेतु कर। तो सेतु कर का मतलब था जनरली इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर। सिंचाई कर को ही सेतु कर भी कहते थे। तो इन तीनों को मिलाकर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो बनता था। ये 3 कर थे। इसमें भूमि कर सबसे इंपॉर्टेंट था, लैंड रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि 1/6 होता था। ठीक है। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से, है ना। कुछ और भी कर थे। अब बाकी के जो भी कर थे वो ज्यादातर व्यापार पे लगते थे। टैक्स जितने भी थे वो बाकी ट्रेड पर थे। अलग अलग लेवल पर ट्रेड होता था और अलग अलग लेवल पर ही उस ट्रेड पर लगने वाले कर थे। जैसे एक शुल्क होता था जिसे कहते थे प्रवेश शुल्क या प्रवेश कर। प्रवेश माने एंट्री, है ना, एंट्री टैक्स। अब प्रवेश कर जो होता था ये आयात कर होता था, इंपोर्ट टैक्स टाइप का होता था। बाहर से अगर कोई वस्तु हम लोग मंगा रहे हैं तो जब वो एंटर करेगी हमारी टेरिटरी में, तो उसके ऊपर प्रवेश कर लगेगा, एंट्री टैक्स लगेगा। ये कुल मिला के, हाँ, टोल टैक्स अलग होता है। वो होता है कि कोई वाहन किसी सड़क को यूज कर रहा है, दैट वुड बी अनदर टाइप ऑफ टैक्स। यहाँ पर ये एक इंपोर्ट टैक्स के तरीके से है। कोई चीज बाहर से हम लोग मंगवाएंगे तो फिर उसके ऊपर कर लगेगा, और दैट वुड बी प्रवेश शुल्क, या दैट वुड बी एंटरिंग टैक्स, इंपोर्ट टैक्स आप उसे कह सकते हैं। ठीक है। इसकी मात्रा का पता नहीं चलता। तो शायद अगर मात्रा का पता अर्थशास्त्र में नहीं चलता है तो इसका मतलब बड़ा साफ सा है कि निर्यात के ऊपर शायद कोई कर नहीं लगता होगा, टैक्स फ्री होता होगा एक्सपोर्ट, है ना। नेक्स्ट लिखना प्रणय। अगला कर है प्रणय, PRANHYA, प्रणय। ठीक है। देखो, हिंदी में तो प्रणय का मतलब प्रेम होता है, लेकिन ये पाली चलती थी उस समय भाषा। प्रणय का मतलब था आपातकाल, इमरजेंसी। तो ये एक आपातकालीन कर था जो राजा या तो सूखे के टाइम पे या फिर किसी युद्ध के समय में, किसी महामारी के समय में, यानी जब भी कोई इमरजेंसी होती थी तो तब उस समय राजा इसे इम्पोज करता था। तो आप लिखना इसमें आपातकालीन कर, इमरजेंसी टैक्स, इमरजेंसी टैक्स। नेक्स्ट लिखना अगला कर है बलि। बलि, देखो, बलि एक तरीके का भू राजस्व होता था। यह भी एक तरीके का लैंड टैक्स था। कुछ जगहों पर बलि को एक टैक्स मानते थे, जैसे हमने पहले पढ़ा उत्तर वैदिक काल में और शायद ऋग्वैदिक काल में भी बलि एक प्रकार का कर था। बस डिफरेंस ये था दोनों में कि ऋग्वैदिक पीरियड में तो वो वॉलेंटरी था, कोई जरूरी नहीं था दे कोई उसे, राजा को पर्टिकुलरली। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वो पर्टिकुलर हो गया था, राजा को देना ही था बलि, है ना। ये दोनों में अंतर है। तो बलि के आगे लिखना एक प्रकार का, एक प्रकार का उत्पादन कर लिखना है इसको। एक प्रकार का उत्पादन कर, अ टाइप ऑफ, अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन टैक्स। जनरली ये लगता था खाने पीने की चीजों के ऊपर, मतलब जैसे फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर
जो कर लगता था उसको बलि कहते थे इस काल में। तो ये अलग होता था। अब ये कैश में जनरली नहीं होता था, सामान्यतः खाने पीने की चीजों के में ही होता था। जैसे फल हैं तो उसमें से एक हिस्सा, जितने फलों का उत्पादन होता है वो राज्य का होगा। सब्जी है तो उसका एक हिस्सा राज्य का होगा, दैट वुड बी अंडर बलि। नेक्स्ट लिखना हिरण्य। हिरण्य, HIRANHYA, हिरण्य। देखो हिरण्य माने होता है सोना। संस्कृत में हिरण्य का मतलब होता है सोना, गोल्ड। तो ये नगद में लिया जाने वाला कर होता था। जब राज देखो हिरण्य जो था वो नगद था, मतलब कह सकते हैं जो कैश में लिया जाने वाला कर होता था उसे। आप हिरण्य को ऐसे याद रखना, हिरण्य माने होता है सोना, और सोना सबसे ज्यादा कैश होता है। मतलब सोने में जो चल नियता होती है, मूवेबिलिटी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, आसानी से एक्सेप्ट होता है। तो जनरली ये कैश के रूप में लिया जाने वाला कोई भी कर होता था जो राज्य लेता था। तो आप लिखना इस नेक्स्ट लिखना, अगला एक और कर होता था। ये मतलब कर तो नहीं था लेकिन हाँ एक टाइप वैसा ही था। अगला लिखना विष्टि, VISHTI, VISHTI, विष्टि। देखो विष्टि माने होता था बेगार। बेगार का मतलब था कि आ, जब लोगों को बिना कुछ पे करे उनसे काम लिया जाता था, तो ऐसे कार्य को हम लोग बेगार कहते हैं। जैसे मैं कोई काम करूं और उसके बदले में कोई मुझे पे ना करे, तो इसका मतलब है कि मैं बेगार कर रहा हूं, है ना, मतलब मैं विष्टि कर रहा हूं। तो किसी व्यक्ति को अगर उसके काम के बदले में अगर कोई धन ना दिया जाता था, तो ऐसा ऐसी ऐसी स्थिति को विष्टि कहते थे। तो सरकार क्या करती थी, सरकार लोगों से, कुछ ऐसे लोग जो जिनके पास भूमि नहीं थी, तो उनसे कर के बदले बेगार लेती थी। यानी राज्य की जो लैंड होती थी उसमें काम कराती थी उन लोगों से, और उनके बदले में उसको कुछ नहीं दिया जाता था। अमूमन होता यह था कि सप्ताह में एक दिन या दो दिन निश्चित कर लिए जाते थे हर व्यक्ति के, कि सप्ताह में एक या दो दिन वो व्यक्ति राजा के यहाँ पर काम करेगा, बेगार करेगा, उसके खेतों में काम करेगा। तो दैट वाज अ विष्टि। ठीक है, बेगार समझ गए, विष्टि समझ गए। ऐसा काम जिसके बदले में कोई प्रतिफल ना दिया जाता हो, उसको हम लोग विष्टि कहते हैं। एक और कर होता था जिसे राष्ट्र के नाम से जानते थे। कर का नाम था राष्ट्र, RASHTRA, राष्ट्र। देखो ये कर जैसे सड़कों पे लगता था, चरागाहों पे लगता था, या फिर नदियों को पार करने के ऊपर ये कर लगता था। जनरली ये कर वो था जो राज्य के द्वारा जो एसेट्स बनाए जाते थे, उन एसेट्स को जब कोई उपयोग करता था तो इसकी राष्ट्र नामक कर लगता था उन पे। सड़क का जैसे आज का टोल टैक्स हुआ, है ना, या कोई पुल को पार करने के लिए कोई कर लगाया गया, पुल पार करने के लिए कोई कर उसके ऊपर लगा दिया गया। तो ये सब कर जो थे ये राष्ट्र के नाम से जाने जाते थे। तो और इसमें एक नोट करके लिखना आप, बल्कि ये क्या दो नोट होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। देखो हम लोगों के यहाँ पे पुराने टाइम से ही इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता था, वित्तीय वर्ष, वो जुलाई से शुरू होता था। इसीलिए आप अगर आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर देखो ना, तो वो अभी भी जुलाई से लेके 1 जुलाई से 31 जून होता है। अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये एंशियंट पीरियड से है, प्राचीन काल से ही है। सबसे पहले इसका जिक्र हम लोगों को अर्थशास्त्र में ही मिलता है, वित्तीय वर्ष का। और ये फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती थी जुलाई से। और कारण उसका ये था कि जुलाई में जो फसल है वो, मॉनसून आ जाता था जुलाई में, तो उस समय जो फसल है वो उसकी बुआई हो जाती थी, फसल की।
एग्रीकल्चर लेवल पर जो बुआई है वो फसल की हो जाती थी, इसलिए यहां से वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती थी। तो आप नोट करके लिखना, और ये ट्रेडिशन आज भी है आरबीआई में। इसलिए आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से शुरू होता है, 1 जुलाई से लेके और 31 जून तक या 30 जून तक, जो भी वो डेट है, यानी जून का आखिरी का जो दिन है वहां तक वो होता था। ठीक है, तो आप लिख अप टू जून, है ना। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, देखो मौर्यन पीरियड में सिंचाई का स्पेशल प्रावधान था। जो राजा थे वो लोग इरिगेशन की तरफ ठीक से ध्यान देते थे, और इसके साक्ष्य हम लोगों को जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। ये आ, जूनागढ़ अभिलेख देखो किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पुलकेशिन सेकंड का है ना, नहीं रुद्रदामन का, करेक्ट, हाँ रुद्रदामन का, रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख, पुलकेशिन का नहीं, रुद्रदामन का है। और ये फर्स्ट, ये शक रूलर थे रुद्रदामन, बहुत फेमस शक रूलर हुए। तो जूनागढ़ आजकल गुजरात में है, तो वहां का ये अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी ये मिलती है कि चंद्रगुप्त का एक गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य। वो उस समय जूनागढ़ का जो एरिया था उसके वो गवर्नर थे। तो उन्होंने सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण कराया जिसे सुदर्शन झील कहा गया। ये सुदर्शन झील सिंचाई के लिए ही बनाई गई थी, और बाद में कई लोगों ने इसका फिर जीर्णोद्धार कराया, यानी कई लोग इसकी मरम्मत कराते रहे, क्योंकि इस झील से पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था होती थी, सिंचाई के लिए और पीने के लिए। यही झील स्रोत था इसका। तो हम लोगों को आगे फिर गुप्तों के पीरियड तक इसकी जानकारी मिलती चली जाएगी। गुप्त रूलर तक इसकी मरम्मत वगैरह कराएंगे आगे चल के, लेकिन इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त के समय में ही हुआ। तो जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ये बहुत बार आया है एग्जाम में, क्योंकि ये बताता है कि जो राज्य था वो जन कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर आधारित था। राज्य लोगों के लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य करते थे। तो आप इसमें लिखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, इसमें कुछ नाम है असलियत में। अब कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अर्थशास्त्र से पता चलता है, और इनको इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी आजकल थोड़ा सा ट्रिकी आने लगा। अगर यूपीएससी में देखे तो थोड़ा ट्रिकी आता है यूपीएससी में आजकल पेपर। तो वो ऐसे अजीब से नाम देगा और कहेगा बताओ ये क्या था, है ना। तो इन नामों को लिख लेते हैं। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसी से रिलेटेड थे। जैसे जो लैंड होल्डर होता था, जिसके नाम से जमीन होती थी, उसे क्षेत्रक कहा जाता था, क्षेत्रक। जो काम करने वाले लोग होते थे भूमि में, है ना, जैसे मान लो जमीन किसी की है, किसी और की है, और मैंने उसको काम करने के लिए ले लिया, मान लो लगान पर ले लिया, तो मैं कहा जाऊंगा काश्तकार। उसको टीनेंट कहते हैं, जो किराए पर जमीन को ले लेते थे कार्य करने के लिए, तो उनको काश्तकार कहते थे। काश्तकार का अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है उपवास के रूप में। उपवास माने वहां पर काश्तकार होगा। एक एक और नाम मिलता है स्वाम्य। बाद में इसी से स्वामी भी बना। जो वर्ड बना स्वामी वो इसी से बना, स्वाम्य से। स्वाम्य का मतलब होता है ऐसी भूमि जिसके पूरे राइट, कंप्लीट राइट जिसके पास होते थे उसको उसका स्वामी कहते थे। यानी मान लो भूमि का कंप्लीट राइट, कंप्लीट राइट माने उसे खरीदने का, बेचने का, खेती करने का, पड़ती छोड़ने का, चाहे जो वो करना चाहे वो कर सकता था। ऐसे व्यक्ति को स्वाम्य कहते थे, है ना। तो ये कुछ देखो, कारखानों में वस्तुएं बनती थी। कारखानों में जो वस्तुएं बनती थी, यानी फिनिश्ड गुड्स जिनको हम लोग आज कहते हैं,
उनको पण्य कहते थे। पण्य है ना, पण्य माने वस्तुएं। और इसका जो इंस्पेक्टर होता था, जो देखने का काम करता था इन वस्तुओं को, इनके उत्पादन को, वो पण्याध्यक्ष होता था। अमूमन ये बाजार का कंट्रोलर भी होता था, कह सकते हैं ये जैसे आज मार्केट इंस्पेक्टर्स होते हैं, उस तरीके से ये था, जो बाजार को नियंत्रित करने का काम करते थे। तो इसमें ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सुनने लायक। देखो, जो लोग व्यापारी होते थे वो समूह में काम करते थे, ग्रुप्स में। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि व्यापारियों का एक समूह एक ही वस्तु का निर्माण करता था। जैसे बर्तन बनाने वाले व्यापारियों का समूह, तो वो सब व्यापारी उस समूह में जितने होते थे नगर में, वो सब बर्तन का काम बनाने का काम करते थे। यानी जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे, फिनिश्ड गुड्स थे, उनको बनाने के लिए व्यापारियों का एक समूह था, बनाते भी थे और उसका वो बेचते भी थे, व्यापार भी करते थे। इस ग्रुप को श्रेणी कहते थे। श्रेणी, हमारे यहां तो श्रेणी कहते हैं इन्हें, श्रेणियों का उल्लेख मिलता है इंडिया में। तो पश्चिम में, वेस्ट में भी इसी तरीके के ग्रुप थे जिन्हें गिल्ड कहते थे। वहां पर उनको गिल्ड कहते हैं, इसलिए पश्चिम में तो गिल्ड सिस्टम था इसी समय, जैसे यूनान में, रोम में। हमारे यहाँ श्रेणी व्यवस्था थी। और इस श्रेणी का जो मुखिया होता था, एक चीफ होता था, उसे श्रेष्ठी कहते थे। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी माने जो श्रेष्ठ होता था, यानी उस श्रेणी में सबसे ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा अनुभव वाला व्यक्ति, वो श्रेष्ठी कहलाता था। हेड होता था वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का। बाद में ये श्रेष्ठी ही सेठी में चेंज हो गया। ये श्रेष्ठी सेठी में बदल गया बाद में, लेटर पीरियड में। ठीक है ना। और फाइनली ये हुआ कि ये सेठी भी बाद में सेठ में चेंज हो गया। उत्तर भारत में तो उन लोगों को सेठ के नाम से जाना जाने लगा, और दक्षिण भारत में उनको चेट्टियार कहने लगे या चेट्टी कहने लगे। तो दक्षिण भारत में तो वही चेट्टी थे, उत्तर भारत में वही सेठ थे। शुरुआत हुई इसकी श्रेष्ठी से, या श्रेष्ठिन, दो नाम देखने को मिलते हैं। और ये जनरली होता कौन था, तो ये उस गिल्ड का चीफ होता था, मुखिया होता था, उस श्रेणी का मुखिया होता था। तो आप इसमें